नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज एक अंतर्राष्ट्रीय खबर मैं आपके सामने लेकर आई हूं। अफ्रीका के कई जो छोटे छोटे देश हैं, जैसा आपको पता होगा कि अफ्रीका कुछ फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। मतलब अफ्रीका में कुछ ऐसे देश हैं छोटे छोटे से जहां पर इंग्लिश बोली जाती है और कई ऐसे हैं जहां पर फ्रेंच भी बोली जाती है। जैसे कामरून में फ्रेंच चलती है और वहाँ का बड़ा थोड़ा रिचनेस रहती है। वह और नाइजीरिया में जहाँ ज़्यादातर ड्रग्स वगैरह है और ये इंटरनेशनल स्कैम्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर अंग्रेज़ी चलती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन देशों में आईसिस वगैरह, यानी कि जो पूरे अफ्रीका और भारत को, एशिया को, कॉन्टिनेंट को मिला के खुरासान कायम करना चाहते हैं काले झंडे के तहत। वो जो है इनको भी, मतलब जहाँ जो जैसा हो वैसा उसके कल्चर को ख़त्म करके जो प्रकृति को पूजते थे, तो अंग्रेज़ों और इन्होंने मुसलमानों ने एक काम करा गुलाम बनाने का। और क्योंकि जो मुसलमान थे वो तो अफ्रीकन्स को जो थे इंसान समझते नहीं थे, तीसरा कोई प्राणी मानते थे, कोई जानवर टाइप का। तो इन लोगों ने वहाँ गुलाम बनाने का काम करा। फिर इन गुलामों को इन्होंने विदेशों को भी बेचा, उपहार की तरह दिया, और तब तक काम कराते थे जब तक ये मर नहीं जाते थे। अब मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं बताती हूँ। तो आईसिस वगैरह को कायम करने के लिए इन्होंने वहाँ जो मुसलमान बने हुए थे उनको तरजीह देनी शुरू करी, फंड देना शुरू करा। और जो भुखमरी की कागार पे अफ्रीका था, लेकिन जिसकी प्राकृतिक सोर्सेज बहुत अच्छी थी, जैसे अंगोला वगैरह में आपने देखा होगा सोना है, वहाँ भी सोने की खान वगैरह है। नदियों में भी जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वहाँ से भी सोना लाते हैं। कई एकाध हमारे हैदराबाद वगैरह के मित्र हैं, उनकी भी वहाँ माइंस, मतलब कुछ इसमें माइंस में बता रहे थे कि उनका भी कुछ ये सोने का उसमें कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है। भारत सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ रहता है। तो और काफ़ी कंट्रीज़ हैं, रिफाइनरी वगैरह का भी है, रिफाइनरी वगैरह का भी, तो रिफाइनरी बोला था, सॉरी गलत, रिफाइनरी वगैरह का भी काम चलता है, तेल वगैरह का भी। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आईसिस वहाँ पर हावी होने लगा पिछले 10-15 सालों में, कुछ देश तो बिल्कुल बर्बाद हो गए, क्योंकि धीरे धीरे कन्वर्जन स्टार्ट हुआ वहाँ पर भी। आपको याद होगा कि बोको हराम ने 380 लड़कियों के करीब अबडक्ट करा था, यानी कि अगवा करके उनको स्कूल से, वहीं स्कूल में ही बंधक बना के 10 से 14 साल की लड़कियों को बंधक बनाया। उससे छोटी भी लड़कियां थी और उन्होंने वहीं पर कलमे पढ़ा के, और क्रिश्चियन लड़कियों को खासकर कलमे पढ़ाकर, और जो अफ्रीकी मूल की जो लड़कियां थी उनको, सारी अफ्रीकी ही थी, उन लोगों को पूरे कलमे वगैरह पढ़ा के मुसलमान बनाया। उसके बाद इनकी जातियाँ इतनी बढ़ गई कि ये गाड़ी लेके निकलते थे, मारते हुए निकलते थे। और इन्होंने, इससे पहले भी आपको मैंने एक न्यूज़ बताई थी जिसमें इन्होंने क्रिश्चियन 27 गाँव फूंक दिए थे और 40 करीब लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। खड़ी फसलों को, आपको याद होगा, मुझे भी याद आ रहा है बोलते बोलते, क्योंकि मैंने वो लिखा नहीं, मैंने पॉइंट्स वो लिखे नहीं, वो मुझे याद आ रहा है। अभी आई थिंक 2-3 महीने पुरानी घटना है, जब मैंने आपको बताया था फुलानी नेटवर्क जो था, फुलानी नेटवर्क वहाँ पर हावी हो रहा था, जो आतंकी संगठन था, उसने वहाँ पर दिन में आके खड़ी फसलें नष्ट करी। अब देखिए मॉडस ऑफ ऑपरेंडी क्या है, क्योंकि जो हरियाली और खेत खलियान हैं ये हराम है इस्लाम में, तो उसको भी इन्होंने नष्ट कर दिया। आपको याद होगा इमरान खान ने जब पौधे लगवाए थे, जैसे इंडिया में कोई एमएलए एमपी आके पौधे लगाता है पर्यावरण के दिवस पे और फिर दूसरे दिन पानी भी नहीं देते, कई लोग ऐसे भी होते हैं। हालांकि मोदी सरकार में इसका काफ़ी काम हुआ, चर्चे हुए, और काफ़ी लोगों को जिन्होंने वन संरक्षण करा उनको पुरस्कृत भी किया गया। जो इस बार आपने पुरस्कारों की जो रेस में लोग शामिल हुए उनको आपने देखा भी होगा, कितने साधारण लोग थे और सारे प्रकृति से ज़्यादातर जुड़े हुए थे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों या तमिलनाडु या तेलंगाना के, यानी कि दक्षिण भारत के, उनको भी पुरस्कृत किया गया, सामान्य लोगों को, ऐसे समाज के लोगों को। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, जिन्होंने खड़ी फसलों को जलाया, कितने घर फूके, और उसके बाद उन लोगों को, जो कि गैर इस्लामी थे, यानी कि ईसाई थे, उनको मार भी दिया था। अब उसी की तर्ज पे चलते हुए एक देश है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में अब क्या चल रहा है, बुर्किना फासो में एक बहुत अच्छा कार्य हुआ है, जो कि शायद भारत में भी होता तो बहुत मुझे खुशी होती। बुर्किना फासो में जब सेना ने और विद्रोही दलों ने, जैसे विद्रोही यहाँ पर कौन है, माओवादी, लेकिन हमारे माओवादी कौन है, ज़्यादातर धर्मांतरित ईसाई हैं, जो कि नाम के ईसाई हैं लेकिन काम उनके मुसलमान इस्लामिक आतंकियों वाले हो रहे हैं। अब वो कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मेड इन चाइना के उनके पास वेपन है। मेड इन चाइना के वेपन हमारे इन
इन विद्रोहियों के पास, इन माओवादियों के पास आ कैसे रहे हैं जंगलों में, क्योंकि रोहिंग्या इतने सारे यहाँ आए हैं, शायद वो जंगलों में बसे होंगे, जैसे बंगाल वगैरह में बसे हैं। और जो हमारे ये जो माओवादी थे, नार्किस्ट वगैरह थे, ये एनार्किस्ट वगैरह, ये क्या करते थे पहले, ये जंगल ज़मीन की बात करते थे, जंगल ज़मीन की बातें करते थे कि हमारा जंगल है, हमारे जंगलों को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आज ये कार्य क्या कर रहे हैं, अगर कोई वहाँ पर सरकार फ्लाईओवर बनाती है तो उसको उड़ाने का काम करते हैं। अगर सरकार वहाँ पर कोई हॉस्पिटल लाना चाहती है तो उसको नहीं बनने देते। तो ऐसा कौन चाहेगा? उनके लोगों को अगर वहाँ स्कूल बनाए जाते हैं तो उसके खिलाफ होते हैं। ये अगर आप वाकई में लोगों को प्यार करते हो तो आपके लोगों के लिए अगर ये सब बनाया जा रहा है और उसका फ़ायदा आप भी ले सकते हैं, आपको पूर्ण स्थापित करने के लिए, यानी कि पूर्ण निवास कराने के लिए, यानी कि रिहैबिलिटेशन के लिए जब सरकार आपके साथ है तो आप फिर भी सरकार का साथ नहीं देते। तो इससे मंशा नज़र आती है कि या तो आप विदेशी ताकतों के साथ मिलके खेल रहे हैं और साथ ही आपकी जो सनातनी हैं, जो इस देश की संस्कृति है, उसके विरुद्ध आप हैं। तो ये सब होता हुआ भारत में मैं देख रही हूँ, क्योंकि पिछली बार जो 40 लोग मार दिए थे वो उसका एक पीछे छुपा हुआ एजेंडा था। और ये लोग जो वहाँ के जो गांव वाले होते हैं उनको भी ले जाते हैं। अब ये अफ्रीका से कैसे कनेक्ट है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। अफ्रीका में क्या हो रहा है कि कई दशकों से, कई सालों से धर्मांतरण के कार्य तो चल ही रहे हैं, लेकिन वहाँ ये जो वहाँ के विद्रोही हमारे भारत से अलग ऐसे हैं कि वो देश को बचाना चाहते हैं। वो विद्रोह तब करते हैं जब वो सरकार की नीतियों के खिलाफ होते हैं। कौन सी नीति के खिलाफ है? अब ये देखिए वहाँ के विद्रोही और हमारे में क्या फ़र्क है। उनके सैनिकों ने जब देखा, उनके सैन्य अधिकारियों ने, उनकी सेना ने जब देखा कि वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं राष्ट्रपति कबोर जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, उसके खिलाफ जब सेना कोई कार्रवाई कर रही थी तो उनका वो साथ नहीं दे रहे थे, ना कुछ ऐसे कड़े कानून और फैसले ले रहे थे कि जिससे इस्लामिक चरमपंथियों से निपटा जा सके। जब ये वहाँ के विद्रोहियों ने गौर करा तो उन्होंने सेना का सहयोग करा और सेना से कहा कि इनका तख्ता पलट करो। और सेना ने कार्रवाई करते हुए टैंकर्स अंदर अपने लाए, शहरों के अंदर टैंकर लाए और सबसे पहले राष्ट्रपति कबोर को कब्जे में ले लिया, यानी कि उनकी गिरफ्तारी कर ली, उनको कब्जे में ले लिया, उन्हें नज़रबंद कर दिया। और ये जो उसके बाद जो वहाँ के दूसरे जो बड़े बड़े पदों पे थे, जो वहाँ के कानून मंत्री वगैरह थे, वो आई थिंक वो उसमें आए, उनकी जो रेडियो में उन्होंने खबर दी और उन्होंने ये बताया कि उनके साथ भी हो सकता है। जब आप देश में कड़े कानून नहीं बनाएंगे और इस्लामिक कट्टरपंथी देश की महिलाओं के साथ, जैसे यहाँ लव जिहाद होता है, वैसे वहाँ पर दुष्कर्म कर रहे थे, उनको कन्वर्ट कर रहे थे, स्कूलों की बच्चियों को अगवा करके ले जा रहे थे। आपको पता है वो, ये बात तो सबने आपको बताई होगी और मैंने कई बार बोला है और मुझे देखकर भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन क्रेडिट देते नहीं। मैं चलो उसकी मोहताज भी नहीं हूँ, लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए, ये भी मेरी बात गलत है। तो 380 लड़कियों को जो अबडक्ट करा गया था, उन लड़कियों को जो कलमे पढ़ाए गए थे, आपको पता है उन लड़कियों का क्या हुआ? उसमें से एक भी घर नहीं आई वापस। उन लड़कियों को बेच दिया गया, खाड़ी देशों में भी लड़कियां पहुंचाई गई, उन्हें जिस्मानी सुख का बंधक बनाया गया, जिस्मानी सकून का बंधक, यानी कि जिस्म फरोशी के लिए या अपने घर में जो संभोग की गुलाम होती है, जो जिस समय जिस क्षण उनको उससे संभोग करना है वो कर सके, इस प्रकार की गुलाम बनाने के लिए उनको सेक्स दासी उनको बनाने के लिए अपने घरों में रखा गया, बर्तन झाड़ू करने के लिए अपने घर में रखा गया, बच्चे पैदा करने के लिए रखा गया, क्योंकि उनको उन आतंकियों को अपनी संख्या बढ़ानी थी जो आईएसआईएस के थे। और वो चाहे फुलानी हो, लश्कर तोयबा हो या कोई भी आतंकवादी संगठन हो, जमातुल दावा हो या PIF हो जो भारत में सक्रिय है, जिसकी मान्यता रद्द नहीं हो रही है, उन सब के जो विचार हैं वो एक ही विचार है कि इस्लाम का झंडा परचम लहराते हुए पूरे विश्व में काला झंडा हो और एक दूसरे से इनकी साँझगांठ रहती है। लेकिन जैसे इनकी कोई बात करने लगे वहाँ पर इस्लामोफोबिया का नाम कर दो, और जब इनके कुकृत सामने आ जाएं तो मुंह
बंद कर लो। तो ये आपने यहाँ देखा होगा, जो इस्लामोफोबिया पे बड़ी बड़े लेक्चर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे खड़े होकर या हमारे देशों से भी, वो इस तरह की जो सेना ने जो कार्रवाई करी है इस पर कुछ नहीं बोलेंगे और इसका वो निंदा कर देंगे, लेकिन जो उन्होंने क्यों करा है उस पर कोई बात नहीं होगी। आपने देखा होगा जब जब किसी हिंदू लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए, मतलब 100 हिंदू लड़कियों के साथ होता है, एक भी मुसलमान लड़की के साथ भारत में नहीं होता, लेकिन उसको कवर करने के लिए यहाँ कैसी कैसी चालें चली जाती हैं। उसके पीछे भी ये पता चल जाता है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति है, लेकिन उसका नाम दबा दिया जाता है और उन हिंदुओं को ब्रेन वॉश करके इस्लाम के नाम पर कुर्बान होने के लिए कहा जाता है कि तुम अपने रावत नाम से या सिंह नाम से ही आओ, लेकिन एक्सेप्ट मत करना कि किसी और ने भी तुम्हारे साथ करा है। बस ये कहो कि हमने करा है, ताकि आ जाए कि देखो इतने साल का लड़का है, ये मुस्लिम लड़कियों की बोली लगा रहा था, लेकिन उसका माइंडसेट और उसका सरगना का कौन जावेद है क्या है वो नहीं बताया जाएगा। और कहाँ वो यूके या कनाडा से, जैसे आपको याद होगा राज कुंद्रा वगैरह ये कर रहे थे, वो आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। मैं किसी और बात कर रही हूँ, मैं अगले वीडियो में बताऊँगी आपको। तो ये आप देखिए, इस्लामिक कट्टरपंथ के कारण जो उनका सरकार चलाना मुश्किल हो गया था, लोगों का जीना मुश्किल हो गया था, लोगों को रोड में गोलियां मारी जा रही थी, तो इसलिए जब सेना ने ये सब देखा कि उनको कितनी बात उन्होंने दरखास्त कर दी, कितनी बात दरखास्त कर दी वहाँ के राष्ट्रपति से, कि सरकारों से, कानून से, कि आप जो है कोई कड़े कानून लाइए। जब वो नहीं लाए तो सेना का साथ देते सेना ने वहाँ उनका तख्ता पलट करा और जो विद्रोही थे उन्होंने सेना का साथ दिया, क्योंकि विद्रोही देशभक्त विद्रोही हैं, विद्रोही जनमानुष के लिए हैं। वो अपने देश को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते थे कि देश इस्लाम की भेंट के कारण इस तरह से हो रहा है कि पूरा देश बर्बाद हो रहा है, किसी को भी कहीं गोली मार दी जाती है, क्योंकि जब इस्लाम का राज होता है तो वहाँ कानून का राज नहीं होता। और ये जो ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स की भी बात जो करते हैं, ये तभी करते हैं जब मुसलमान को कोई देश जो है, कोई इस्लामिक देश पे जब दूसरा देश अपने नागरिकों की अपमान का या उनकी हानि का बदला लेने के लिए हमला करे, कार्रवाई करे, हमला नहीं मतलब रिपीट कार्रवाई करे। जैसे आपने हमारे ऊपर हमला करा तो हमने आपके ऊपर, और आपने 4 रॉकेट दागे, हमने आपके ऊपर बड़ा वाला बॉम्ब दाग दिया, तो ये हो जाएगा कि भारत खराब है। आप समझ रहे हैं ना, जैसे इजराइल और फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन उनके घरों पे कब्जा करे कोई बात नहीं, लेकिन जैसे वो उनके वहाँ रह के फिलिस्तीनी जो है उनके सीने में दाल डले, उनका एक देश है उसको जाके कब्जा करने की सोचें, हर जगह वो करें, तो वो कोई बात नहीं। लेकिन जब वो कार्रवाई करे इजराइल, तो इजराइल जो है आतंकी राष्ट्र हो जाता है, मतलब उसे अपनी रक्षा करने का भी हक नहीं है। ये इनका डबल माइंडसेट है। इस्लामोफोबिया पे बात करने वाले जितने भी बुद्धिहीन जीवी हैं वो यहाँ पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस बुर्किना फासो जो की सेना है और जो वहाँ के विद्रोही हैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट द आर्म फोर्सेस ऑफ बुर्किना फासो for and the organization that supported the armed force of Burkina Faso. You have taken a great step. आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, and you have saved the people and the culture of Burkina Faso. And actually you have saved the human rights. आपने जो human rights है असल मायने में उन्हें सेव करा है, क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद दुनिया के लिए एड्स है। एड्स का भी शायद एक बार कोई इलाज मुमकिन हो जाए, लेकिन इस प्रकार की गंदी सोच कि हम रहें और कोई ना रहे, और किस लिए रहें, क्योंकि सब मुसलमान होने के बाद एक बार फिर सबको बर्बाद होना है, कहर डूबना है। जब सबको बर्बादी होना है तो क्यों इस्लाम अपनाना है। चलिए दोस्तों, इसी संदेश के साथ आपको एक खबर बताते हुए मैं अब बता लेती हूँ। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? काश जब सरकारें अब पंगु हो जाएं, काश इस तरह की देशभक्त सेना और ये कानून हमारे देश में भी होता कि हमारी सेना भी इस प्रकार से, जो गंदी सरकारें आती थी पहले, और या वो सरकारें जो राष्ट्रवाद के नाम पे आती तो हैं, लेकिन इस तरह से कड़े कानून और लव जिहाद को और बाकी चीज़ों को, पॉलिसीज़ को केवल एक समुदाय विशेष को प्लीज़ करने के लिए देती रहती हैं। तो काश हमारी सेना भी
हमारे बचाव में कुछ ऐसा करती कि सेना का राज होता, क्योंकि हमारे देश की सेना राष्ट्रभक्त सेना है। बस यहाँ के विद्रोही जो हैं वो अलग टाइप के हैं, वो इस देश के संसाधनों को ख़त्म करने पे लगे हैं। चलिए दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में ज़रूर बताइएगा, पर मैं वहाँ की सेना को धन्यवाद करती हूँ। कमेंट के माध्यम से बताइएगा और हमें सपोर्ट करिए। डिस्क्रिप्शन और प्रिंट मैसेज में आपको ब्यौरा दिया हुआ है। और दोस्तों, आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, अपना साथ दीजिए, क्योंकि चारों ओर से हम निशाने पर रहते हैं, तो आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता रहती है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया लिख के अवश्य भेजें। अगर कोई नई घटना आपके पास है तो हम उसे अवश्य दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।